थोड़ा सा अनुलोम विलोम और कर लेते हैं सांसों को सामान्य करने के लिए 2-3 बार। चलिए अब हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी के बाद उद्गीत, उद्गीत के बाद ध्यान, और उसके बाद फिर हम समापन की ओर चलेंगे। चलिए भ्रामरी के लिए फर्स्ट फिंगर को कपाल पे, दोनों अंगुलियों को नासिक आंखों के दोनों ओर और नाक के दोनों ओर छोटी उंगली को अंगूठे से कान को पूरी तरह बंद कर लें और भौरे की तरह आवाज निकालें, गुंजन करना है। परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान को अपने हृदय में देखते हुए उसका ध्यान करें। हे परम पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे यह शरीर दिया है, यह शरीर मैं जगत कल्याण में लगा सकूं, ऐसी शक्ति दो, भक्ति दो। हे परमात्मा, मेरी सहायता करो। अनम्यूट कर ले डॉक्टर साहब। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, घर्षण करें, आंखों पर लगाएं, कोमलता से अंदर ही आंखों को खोल लें। पूरे शरीर के ऊपर जो उष्मा, जो ऊर्जा हमने महसूस की है को महसूस करें। चलिए वज्रासन में बैठ जाते हैं। शेर बन जाए सभी, कैमरे खोल लें। शेर तो दिखना चाहिए ना। चलिए आ जाएं।
भारतवर्ष के शेरों, सारे अभ्यारण्यों से यहाँ आ गए हैं। चलिए एक बार सांस लंबी लेते हुए जीभ को पूरी बाहर निकालेंगे, पूरी ताकत से। सारे कैमरे खुल जाए, सभी शेर अपने अपने कैमरे खोल दे, शेर शेरनियां सभी, नहीं तो शेरनियां गुस्सा हो जाएगी कि हमको तो बोला ही नहीं। चलिए मसाज कर ले हल्के हाथों से। शेर की जो बाहर निकली है उसको थोड़ा सा शांत कर ले। सारे शेरों ने कैमरे बंद कर रखे थे, उनके नाम से थोड़ा सा मुस्कुरा लें। जिनने मुंह कैमरे बंद रखे हैं उनके लिए मुस्कुरा लें। मुंह बंद करके हंसना है, जैसे कोई दादू कोई हंसते हैं, मुंह बंद करके। झाड़ी में थे, वो झाड़ियों में थे कुछ। सभी को स्वागत करता हूं। और आज मैं देर से जो कक्षा ज्वाइन किया, इसके लिए विनम्रता पूर्वक सदन से माफी मांगता हूं। सदन जो भी आदेश देगा, जो भी दंड देगा, उसको स्वीकार करता हूं। आप लोग निर्धारित करें, क्योंकि गलती का कुछ ना कुछ निर्धारण होना चाहिए। क्षमा प्रार्थी होते हुए आप लोगों से एक बार पुनः विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूं। प्रयास करूंगा आगे भूल ना हो। जी ओम। शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में हाथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही ईश्वर से कामना। आज के आनंद की, आज के योगाहार परिवार की जय हो। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर, अति सुंदर, खूब छान, खूब छान, बहुत अच्छा सर। ओम सर सभी को। मगर बढ़िया क्लास रही, कोई बात नहीं, और बहुत ही सुंदर क्लास रही। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया, कृषि वैज्ञानिक बालाघाट मध्य प्रदेश से, उन्होंने अतिशय सुंदर क्लास ली और आज उनके लिए जोरदार तालियां हो गई है। और मैं द्वितीय सत्र की तरफ चलती हूँ। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आपका हैंड राइज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? धोखे से होता रहता है उनका। जी चलिए, हमारे मुख्य वक्ता बिल्कुल रेडी है। और आज का हम प्रथम सत्र योग का डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, केवी के बालाघाट मध्य प्रदेश से, उन्होंने अतिशय सुंदर योग अभ्यास किया और हम सबको करवाया, आनंद आया। और मैं द्वितीय सत्र की तरफ चलती हूँ। आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्री सुभाष शर्मा जी, उनका गांव तिवसा, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से है। और उनका जैविक और प्राकृतिक खेती में बहुत दांडगा अनुभव है और पिछले 50 साल से वो जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
और बहुत अच्छे तरह से खेती कर रहे हैं और उनमें उन्होंने मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग खुद कर रहे हैं और पतंजलि हरिद्वार में भी वो वहां पर भी स्वामी जी के सानिध्य में रह चुके हैं, वहां से भी उन्होंने आशीर्वाद मिल गया है और उनका आज विषय था कि भविष्य को देखते हुए नैसर्गिक खेती पर विवेचना, क्यों भविष्य में हमें नैसर्गिक खेती करनी है। तो इन पर आज उनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो मैं आदरणीय सुभाष शर्मा जी मेरे काका जी है, उनको सादर निवेदन करती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो योगाहार कार्यक्रम है पिछले 3 साल मई में पूरे हुए, हम चौथे साल में पदार्पण कर चुके हैं और इस योगाहार क्लास में कृषि वैज्ञानिक और किसान और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित और भी हमारे भाई बहन योग शिक्षक, तो ये सारे हम रोज जुड़ते हैं और मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जैविक खेती का प्रचार प्रसार हो और किसान खेती करे और शुद्ध आहार ले। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय सुभाष शर्मा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप आइए मंच पर, आपका स्वागत है। और भी आप विस्तारित से आपका परिचय अगर देना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित। ओम स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सभी योग शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं विगत 50 वर्षों से खेती में संलग्न हूँ। इन 50 वर्षों में प्रकृति के नजदीक रहकर कृषि यानी क्या, इस बात को मैंने समझा। पहले तो जब ये समझा तो इसमें मूल भाव समझ में आया कि कृषि यानी जिस व्यवस्था में हम मिट्टी का निर्माण करते हो, वो व्यवस्था का नाम कृषि है। अभी आज तो हम सब मिट्टी को बिगाड़ने के पीछे लगे हुए हैं, तो वो कृषि नहीं है, वो एक व्यापार व्यवस्था है जो हम किसानों के साथ जुड़ गई। फिर किसान जिए या मरे, उसको कोई, वो व्यापार व्यवस्था को कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ आपका माल, अपना माल आपको देना है। वो व्यवस्था में खतरनाक जहर और केमिकल फर्टिलाइजर इसका यूज कर हमने अपनी कृषि की व्याख्या को ही तोड़ दिया। कृषि की व्याख्या ये कहती है कि कृषि यानी जिस व्यवस्था में मिट्टी बनती हो, कृषि यानी जिस व्यवस्था में पानी बनता हो, वो व्यवस्था का नाम कृषि है। तो आज की व्यवस्था में तो हमको खेतों के बाहर निकालना पड़ता है पानी। खेत का पानी खेत में रुकना चाहिए, रुककर हमें फसल को नुकसान भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये केमिकल की वजह से पानी जम जाता है और फसल को नुकसान होता है, तो हम पानी नहीं बना पाते। तो अब हमें ये समझना होगा कि हमें पानी बनाने वाली कृषि चाहिए, पानी बिगाड़ने या नष्ट करने वाली नहीं। आज देश में 80% एरिया हमारा पानी के मामले में डार्क जोन में चले गया है। तीसरी व्यवस्था जो है कृषि की, या जिसे कृषि कहते हैं, वो व्यवस्था पर्यावरण बनाने वाली व्यवस्था को कृषि कहते हैं। अब कृषि का अर्थ भी थोड़ा सा समझ ले हम। ये 3 व्यवस्थाओं को निर्माण करने वाली व्यवस्था, यानी मिट्टी, पानी, पर्यावरण, ये 3 व्यवस्थाओं को निर्माण करने वाली व्यवस्था का नाम कृषि है। अब इसके साथ ही हमें ये 3 व्यवस्थाओं से प्राप्त क्या होता है, तो संपूर्ण सजीवों का, मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं करता, संपूर्ण सजीवों का कल्याण हो, ऐसे 3 हमें प्राप्त होते हैं। कल्याण किससे होगा? भोजन मिले, अच्छा भोजन कब मिलेगा? जब हम अच्छी मिट्टी बनाने के लिए अग्रसर होंगे। दूसरा, हम ऐसा पानी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी हो, ऐसा पानी बनाना सीख जाएंगे। तो प्रकृति ने हमें वो पानी दिया है,
लेकिन हमने एक व्यापार व्यवस्था के अधीन अपने आप को गुलामी में डाल के वो पानी को भी नष्ट कर दिया। वो पानी हमारी जरूरत है, मिट्टी से हमें भोजन मिलता है, भोजन हमारी जरूरत है, पानी हमारी जरूरत है। उसी तरह नाक से हम श्वास लेते हैं, योगा करते हैं, तो हमें अच्छी सांसें चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, ताकि हम सदृढ़ रह सके। तो जिस व्यवस्था में हमारी जरूरतें पूरी हो, वो व्यवस्था भोजन पानी हवा है। भोजन पानी हवा का निर्माण करना, असल में निर्माण करना, हम तो आज इनको समाप्त किए जा रहे हैं। तो निर्माण करने वाली व्यवस्था का नाम कृषि है। करोड़ों साल से इस धरती पर सारी सजीवों की जरूरतों को पूरा किया जाता था। सारे सदृढ़ता थी, हवा शुद्ध थी। तो हम प्रकृति के निर्माण की व्यवस्था से समझे। प्रभु के मन में आया कि एक ऐसा ग्रह बनाया जाए जिसमें जीवन हो। जीवन यानी कृषि। तो उसके जीवन के लिए सूर्य से निश्चित अंतर पर तो देखिए, कृषि में और सूर्य का इनका सबका संबंध क्या है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सूर्य से निश्चित अंतर पर पृथ्वी नाम का ग्रह बनाया। सबसे पहले मिट्टी और पानी बनी इस पृथ्वी पे। अब मिट्टी और पानी का परस्पर पूरकता का संबंध बनाने के लिए सूर्य से इसको जोड़ दिया, यानी परस्पर पूरक है सूर्य और पानी और मिट्टी। अब सूर्य की शक्ति पानी पे आने लगी तो उसका बाष्प हुआ, तो वो बाष्प को धरती पर लाके यानी मिट्टी पे लाके खींच के बरसाने का काम हमारी व्यवस्था में सूर्य की एक अहम भूमिका होती है। इसीलिए सूर्य का नाम एग्रीकल्चर है। इसकी बात को हम समझे कि वनस्पति को, वातावरण को सूर्य की जरूरत कितनी है। वो बात को समझ लेंगे तो हम कृषि को सही कर लेंगे। अब वो पानी का बाष्प हुआ तो पेड़ों के महत्व को हम समझेंगे कि पेड़ों का महत्व कृषि में कितना है। अगर ये पेड़ ना होंगे तो समुद्र का बाष्प हुआ पानी हमारी मिट्टी तक नहीं पहुंचेगा। तो पेड़ों का संबंध है मिट्टी का और पेड़ों का, इसको कहते हैं परस्पर पूरकता। सब एक में के लिए पूरक व्यवस्था है। ये पूरक व्यवस्था को हमने नष्ट कर दिया। मैं अभी पंजाब के दौरे पे गया था तो वहां 2.5% पेड़ रह गए हैं, जबकि चाहिए 33%। उसी तरह हर राज्य का यही हाल है, 2.5% पेड़ रह गए। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो फैल रहा है उसको शोषण करने वाले तो ये पेड़ है। तो वो पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, तो उसका प्रमाण बढ़ते जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई का प्रमाण कम होगा। तो पेड़ ये हमारे जीने का आधार है। इस बात को समझकर हमको एक वो नई खेती की व्यवस्था के तहत वो समझना होगा। अब पेड़ वनस्पति बन गए तो इनको भोजन की जरूरत थी, तो भोजन के रूप में फिर ईश्वर ने पृथ्वी के ऊपर अवतरित किए पशु, जीव जंतु, पक्षी, इनका निर्माण किया। पशु, जीव जंतु, पक्षी निर्माण हुए और ये पशु, जीव जंतु, पक्षी, इनके माध्यम से हम बोलते हैं फसल को चाहिए एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कितनी सुंदर व्यवस्था थी। वनस्पतियों के माध्यम से वो जमीन के अंदर जाके मिलती थी। उसको खाने के लिए पशु भी आते थे, जीव जंतु भी आते थे और ये सब मिलके एक बहुत बड़ा खाद बनाते थे। इन्हीं की डेड बॉडियों में से हमको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते थे। ये व्यवस्था को ही हमने समाप्त कर दिया। इनके जीने का रास्ते ही हमने बंद कर दिए। इनको मारने का ही काम लगातार हम कर रहे हैं। ऐसी कृषि से हम नहीं बच पाएंगे। अब ये व्यवस्था में हमें समझना होगा, प्रकृति में संतुलन भी था और स्वावलंबन भी था। प्रकृति में संतुलन ऐसा था कि प्रकृति में पशुओं का निर्माण किया, इसलिए किया कि हमें जीव जंतु जीवाणु चाहिए थे। तो इसमें दो तरह के पशु बनाए, एक तो 25% मांसाहारी पशु बनाए और 75% शाकाहारी पशु बनाए। 75 की जवाबदारी ये दी ईश्वर ने
कि तुम 75 को खाओ और अपने शरीर को सुदृढ़ बनाओ और जमीन पे ड्रॉपिंग करो या गोबर डालो जमीन पे। सारे पशुओं का जो ड्रॉपिंग होता है गोबर ही कहलाता है। वो गोबर डालो, उसमें मैं चमत्कार करूंगा कि जीवाणुओं का निर्माण कर दूंगा। तो एक धरती के ऊपर सुंदर व्यवस्था थी जीवाणुओं के निर्माण की। जो 75% शाकाहारी पशु थे, उनको कहा कि तुम वनस्पतियों को खाओ, वनस्पति को खा के धरती पे गोबर डालो। वो गोबर में से मैं जीव जंतु जीवाणु निर्माण करूंगा वातावरण के बदलाव में से और तुम्हारे ये ड्रॉपिंग में से। बहुत सुंदर व्यवस्था थी। धरती हरी भरी थी करोड़ों साल से, हमने बिगाड़ के रख दी सब। अब इसका नाम कहलाता है संतुलन। कि प्रकृति ने पेड़ों के लिए जगह दी कि तुम 33% भूभाग तुम्हारे लिए है, पशुओं के लिए कहा कि 2% भूभाग तुम्हारे लिए है। तो इनकी जनसंख्या का नियंत्रण सिस्टम बहुत सुंदर तरीके से किया था। ये नियंत्रण सिस्टम को हमें समझना होगा, तब हम सही एग्रीकल्चर के दिशा में अग्रसर हो पाएंगे। अब संतुलन की दूसरी व्याख्या ये थी, स्वावलंबन की व्याख्या ये थी कि इनकी डेड बॉडियों से तो फर्टिलाइजर हमें मिलता था, वनस्पतियों के जमीन पर गिर के सड़ने से उससे हमें खाद मिलता था। करोड़ों साल से ये चल रही थी और हमारी धरती गद्दी के जैसी नर्म थी। पानी को शोषण करने की बहुत बड़ी ताकत थी वो धरती में। पानी जमीन के अंदर का संतुलित था, जमीन के अंदर का तापमान भी रोक के रखता था। ये बातें हम सब क्यों कर रहे हैं कि असल कृषि को पहले समझ ले, फिर उसके अनुरूप अपना आचरण करें। संतुलन की दिशा में प्रकृति ने कि स्वावलंबन रहना चाहिए, यहाँ कोई स्प्रे मारने की या दवा छिड़कने की व्यवस्था न हो। तो उसने धरती के जीव जंतुओं का भी एक निश्चित आकलन करके उसका निर्माण किया। ये धरती पर ठीक पशुओं का उल्टा किया। 25% शाकाहारी पशु शाकाहारी जीव जंतु बनाए, वो हमारे वनस्पतियों को खाते हैं, जिसको हम अपने शत्रु कीड़ा बोलते हैं। और 75% मांसाहारी कीट बनाए। मांसाहारी कीट को वो कहा कि तुम एक में को खाओ और ये 25% को खाओ। हमें किसने सिखाया है ये कि स्प्रे मारना होता है वनस्पति के ऊपर? नहीं, हमें प्रकृति के रहस्यों को समझना होगा। प्रकृति के रहस्यों को समझ जाएंगे तो सारे रास्ते अपने आप सही हो जाएंगे। जब 75% मांसाहारी कीट है तो आपको स्प्रे मारने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी भी जहर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे दिमाग में एक वो कंपनियों ने भूत डाल दिया है कि जहर मारने से सारे कीड़े मर जाएंगे और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। हम भी नहीं रहेंगे और कीड़े भी नहीं रहेंगे। तो इसका नाम होता है संतुलन। 25-75 यानी संतुलन। और हमें कोई स्प्रे नहीं मारना, इसका नाम है स्वावलंबन। कि सारा प्रकृति में अपने आप निहित व्यवस्था है, इसको कहते हैं स्वावलंबन। तो प्रकृति ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। प्रकृति ने एक और काम किया फिर कि नहीं, स्वच्छता अभियान भी रखे और नियंत्रण प्रणाली भी रखे, संतुलन भी बनाए रखे। तो ये 25% और 75% जो कीट है, इनको खाने के लिए प्रकृति ने पक्षियों का निर्माण किया। पक्षियों ने भूमिका ये निभाई कि इनको खाने का काम किया और जमीन के ऊपर ड्रॉपिंग डालने लगे, विष्ठा डालने लगे। वो सारा नियंत्रण प्रणाली की वजह से हमें कोई जहर मारने की जरूरत नहीं हुई करोड़ों साल से महसूस। हमने बिगाड़ दिया ये व्यवस्था को। पक्षियों की जातियां प्रजातियां ही नष्ट कर दी। पहले बड़ी बड़ी चीलें हुए करती थी, जिसे हमारे मराठी में कहते हैं घार। तो वो बड़ी बड़ी चीलें, सारा नियंत्रण प्रणाली थी उनके द्वारा कि कोई बड़ा पशु मर जाए तो उसको एक ही दिन में खा के अपना पेट भर लेते थे और स्वच्छता हो जाती थी, उसकी बदबू नहीं होती थी, उसकी गंदगी नहीं होती थी। तो हमने अच्छे ऐसे प्राणियों को हमने जहर दे के मार दिया, उसको चीलों ने खाया और एक अनेक प्रजातियां हमने पक्षियों की नष्ट कर दी। इतना पाप किया है हमने धरती के ऊपर। हमें ये रहस्यों को समझना होगा कि क्या रहस्य है ये सभी। इस तरह से सुंदर व्यवस्था के तहत पक्षियों का निर्माण किया कि उनकी तरफ स्वच्छता की जिम्मेदारी दी, कीटों के नियंत्रण की जिम्मेदारी दी। तो पृथ्वी का हर घटक अपने आप में जिम्मेदार है, अपने आप में श्रमिक है।
वो बहुत सभी श्रम करते हैं। तो इसके लिए प्रकृति ने हमें इसलिए इंसान का निर्माण किया कि इसमें बुद्धि है, इसमें योजकता का दिमाग है, इसमें श्रम करने का जज्बा भी है। तो ज्ञान, योजकता और श्रम, इसके सहारे हम आगे बढ़े। इसका ज्ञान कि पृथ्वी के निर्माण का जो विज्ञान है वो एग्रीकल्चर कहलाता है, वो कृषि कहलाता है। तो ज्ञान से, योजकता से और श्रम से हम सुनहरी खेती का निर्माण करें। इसके ये 3 प्रिंसिपल है, ज्ञान, योजकता और श्रम। अब ये तो हुई पृथ्वी के निर्माण की बात। अभी असल ये सारे सार में हम समझ ले कि कृषि का मतलब क्या हुआ। फिर कृषि का मतलब हमें प्रकृति ने ये सिखाया है, क्रू यानी कृति, ऋषियों जैसी कृति होनी चाहिए, तो हम सही में कृषि कहलाएंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई उसमें, AGRI कर दिया उन्होंने, AGRI कल्चर नहीं, वो नहीं है उसका स्पेलिंग। उसका स्पेलिंग है AGREE, एग्रीकल्चर। हम अच्छे कल्चर के लिए एग्री हो, तभी हम सही मायने में कृषक कहलाएंगे। कृषक यानी ऋषियों जैसा कार्य करने वाला हो, वही कृषक कहलाता है। ये तो सब राक्षसी काम हो रहा है कृषि में, जहर का इसका इस्तेमाल करना है इन्हें। अब इन सारे तथ्यों के पीछे हम ये क्यों अब सोचने पे विवश हो रहे हैं? हमारे सामने व्यापार व्यवस्था को हमने स्वीकार कर उसको कृषि समझ लिया है। इस गलतफहमी में हमने 4 समस्याएं खड़ी कर दी हमारे सामने। इसीलिए हमें बदलाव चाहिए, हमें भविष्य की खेती चाहिए, भविष्य की नेचुरल फार्मिंग, भविष्य की नैसर्गिक खेती ये कैसी हो, इस बात को हम समझे। तो भविष्य की नैसर्गिक खेती, ये जो हमने प्रकृति की व्यवस्था देखी, इसमें हमने 3 प्रिंसिपल देखे। पहला देखा हमने परस्पर पूरकता। तो हमें कृषि के इन रहस्य को समझना होगा कि परस्पर पूरकता का नाम ही एग्रीकल्चर है। दूसरा हमने देखा कि संतुलन, प्रकृति ने कीटों का भी संतुलन बनाया, पेड़ों का भी संतुलन बनाया, जीव जंतुओं का भी संतुलन बनाया, वैसे आदमियों का भी बनाया था। हम तो सारे असंतुलित होते जा रहे हैं, तो सबका संतुलन बनाया था इस धरती के ऊपर। ये 3 प्रिंसिपल का साथ हम चलते हैं, उसका नाम एग्रीकल्चर होता है। अभी ये क्यों करना की जरूरत आ पड़ी हमको, ये क्यों इसमें विचार मंथन करने की जरूरत आ पड़ी? तो हमने व्यापार व्यवस्था के अधीन जो कृषि की, उससे 4 बहुत ही गहरे आघात पहुंचाने वाले तत्व तैयार हुए। पहला, क्लाइमेट चेंज, वातावरण का बदलाव हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। और हमें बचने के लिए सिर्फ 7, मैं आज के 3 वर्ष पूर्व कहा करता था कि हमें इससे बचने के लिए 10 वर्ष का समय बचा है। 10 वर्ष में अगर हमने बदलाव ला दिया तो हम बचेंगे, नहीं तो ईश्वरीय कोप से आप नहीं बच सकते। तो क्लाइमेट चेंज से हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए पूरे एक इकोसिस्टम को हम तबाह करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसको गंभीरता से लेना होगा। इसके अनुरूप हमको अपनी फार्म की डिजाइन बनानी है कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा। हमको फार्म की डिजाइन, ईश्वर ने जो निर्मित किया था करोड़ों साल से जो व्यवस्था, वो व्यवस्थाओं को फिर से पुनर्स्थापित करना होगा हमको खेती में, तब हम सही दिशा में जा पाएंगे। इस तरह से पहला हमारे सामने चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। दूसरी समस्या, हम गलत तरीके से कृषि करने लगे विगत 70-80 सालों से, तो हमने अपनी मिट्टी की उर्वरकता खो दी है, उसको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा हमें। तो दूसरा हमारे सामने चैलेंज है मिट्टी की उर्वरकता का। और तीसरा चैलेंज, देश भर का पानी 80% भूभाग का हमने डार्क जोन में डाल दिया है पानी। ये पानी का पुनर्निर्माण करने की विधि को अपनाना होगा हमें कि ये पानी फिर से कैसे निर्माण हो। अच्छा पानी, स्वस्थ पानी, जो पीते ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो, ऐसा पानी
जिसमें अनेक मिनरल्स हो जमीन के अंदर के, वो जमीन ही इतनी बढ़िया हो कि उससे तो हमारा दूसरा चैलेंज है पानी। पानी की समस्या हमने निर्माण कर दी। और तीसरी समस्या है हमारे सामने पर्यावरण की। पर्यावरण पूरक खेती हो, भविष्य की खेती, ये 4 बिंदुओं को लेकर हो कि ये जो 4 समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज, मिट्टी, पानी और पर्यावरण, इसका निर्माण करने वाली व्यवस्था के तहत हमको कृषि की व्यवस्था को खड़ा करना है। इसके लिए हमें 3 प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। वो प्रोडक्शन का वैल्यू समाज को करना होगा कि प्रोडक्शन मुफ्त में नहीं लिया जाता, तो हमें मिट्टी का प्रोडक्शन, पानी का प्रोडक्शन और पर्यावरण का प्रोडक्शन, इसके लिए श्रम लगता है। तो किसान की उपज की उचित मूल्य देकर हम इस सम्मान को पूरा कर सकते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये तीनों की जरूरत है समाज को। समाज ने अब इसमें आगा पीछा नहीं सोचना है। ये सारी व्यवस्थाओं को अब निसर्ग की पर्यावरण पूरक खेती कैसे हो, इसके बिंदुओं को हमें समझना होगा। हमारी 6 ताकत है। पहली ताकत है हमारी अपनी माँ, जिसको हम मिट्टी कहते हैं। वो माँ बलशाली कैसे हो, इसके विज्ञान को हमें समझना होगा। दूसरी ताकत है हमारी पानी। पानी की निर्माण कैसे हो, ये स्किल को हमें अपनाना होगा। यानी फिर से हमें बैक टू नेचर जाना होगा कि वो ये पानी को उसके तरीके से निर्माण करना होगा जो करोड़ों साल से जो तरीका चलते आ रहा है। वो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, पृथ्वी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके करोड़ों साल का आकलन करके आप सीख सकते हैं इसमें से कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इसमें सारे विज्ञान की बातें छिपी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे शोध नहीं लगाए थे, जंगलों में शोध लगाए थे। जंगल एक महान चीज है। इस तरह से हमको पानी को समझना होगा, बीजों को समझना पड़ेगा। हमें संस्कार के भी बीज और खेती के भी बीज, ये कैसे पैदा कर सकते हैं हम, इन चीजों को हमें समझना होगा। चौथा, हमें फसल के चक्र को समझना होगा। वो समय निकल गया है कि धाने का धान, गेहूं का गेहूं, सोयाबीन का सोयाबीन, कपास का कपास, एकाकी प्रणाली नहीं चलेगी। विविधता के साथ हमको कृषि में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम ये सब चीजों का निर्माण कर सकेंगे। पांचवा, हमें फसल का प्लानिंग करने की स्किल आनी चाहिए कि हमें फसल की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, ये स्किल को हमें समझना होगा। और छठा, श्रम शास्त्र को समझना होगा कि श्रम शास्त्र क्या है एग्रीकल्चर में। इसके तहत हमें बहुत ही सुनहरी व्यवस्था श्रम शास्त्र के माध्यम से खड़ी करनी होगी कि श्रम सिर्फ इंसान नहीं करता, संपूर्ण सृष्टि के जितने भी सजीव हैं सब श्रम करते हैं। इसके द्वारा हमें कृषि को उन्नत बनाना होगा। तो ये कब होगा, जब ये जीवित रहेंगे तब। छठी, ये जब 5 व्यवस्था कर लेंगे तब समाज को हमें समझाना होगा मार्केटिंग के लिए कि इसके द्वारा जो उपज हुई, मार्केटिंग का सिस्टम हम बनाए कि उस किसान के मेहनत का सही आकलन हो, उसके श्रम का मूल्य सही चुकाया जाए, क्योंकि ये किसान हमारे जीने का आधार है। ये भाव जिस दिन समाज में आ जाएंगे उस दिन मार्केटिंग के माध्यम से किसान खुशहाल होगा। वो कभी कर्ज में डूबेगा नहीं, उसको कभी आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। तो ये 6 बिंदु हैं इसके। अब एक एक बिंदु के क्रमवार हम सारांश में विचार करते हैं। हमने माँ को बहुत सुदृढ़ बना दिया है। इतनी सुदृढ़ है वो कि करोड़ों साल की जो धरती थी उसकी अनुरूप हमारी धरती तैयार होगी। उसके लिए महत्वपूर्ण 4 बातों की हमने सहायता ली। धरती को सुदृढ़ बनाने में इवोल्यूशन ऑफ नेचर था, जो प्रकृति का निर्माण था, उनके रहस्यों को ढूंढकर 4 बातों को समझा कि इससे हम अपनी धरती को अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने गोपालन किया। पशुपालन में हम शेर तो नहीं पाल सकते, लेकिन गोपालन से हम अपनी धरती को बना सकते हैं, तो गौपालन किया। दूसरा काम किया हमने, वृक्षों का निर्माण किया कि संतुलन के लिए वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे खेत में कितने प्रतिशत पेड़ चाहिए उसका आकलन किया। और तीसरा काम किया हमने, पेड़ों के द्वारा पक्षियों का निर्माण करके एक कीट नियंत्रण की स्वावलंबी व्यवस्था खड़ी कर दी कि जो मुझे पीठ पे अब स्प्रे पंप लेके घूमने की जरूरत नहीं है। और चौथी व्यवस्था बायोमास को समझा कि करोड़ों साल से जो धरती पे बायोमास गिर के सॉइल फर्टाइल बनती थी, वो बायोमास के रहस्य को समझ के
बहुत बड़े पैमाने पे बायोमास तैयार करने की स्किल का निर्माण किया हमने। इस तरह से ये 4 व्यवस्थाओं को हम लोगों ने निर्माण किया। अब एक-एक बिंदुओं को हम समझते चलते हैं। गौपालन से हमने विविध प्रकार के खाद बनाए। एक खाद बनाया हमने, गौपालन किया। गौपालन कितना, तो हमने अपने खेत का 2%, इसकी फिर फार्म डिजाइन बना दी, उसका नाम दी हमने डिजाइन। मैं थोड़ा इसका उल्लेख नहीं किया, मैं उल्लेख करता हूँ कि अब भविष्य की नैसर्गिक खेती को सफलता से हमें अपनाने के लिए अपने खेत में डिजाइन बनानी पड़ेगी। जैसे एक मकान की डिजाइन होती है, वैसे ही खेत में पर्यावरण पूरक डिजाइन हो। तो 2% हमारी खेत की कुल भूमि का हमें पशुपालन के लिए देना ही होगा। 3% हिस्सा खेत का जल बारिश का आने वाला खेत में ही रुक जाए, ऐसे हमें तरीके अपनाने होंगे। 30% हिस्से में पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों में भी उसमें डिजाइन होती है 10% और 20%, वो बात को हमको समझना होगा। तीसरा, हमें 65% में विविधता लानी होगी फसलों की, लानी होगी। अब नहीं चलेगा आपका धाने का धान, गेहूं का गेहूं। हमारी भोजन की थाली में सभी चीजों की जरूरत होती है, तो हमें सभी चीजों के साथ हमको कृषि को आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से ये डिजाइन, इसके अनुरूप हमको वो 6 सिद्धांतों का निर्माण करना पड़ेगा कि 6 हमारी जो ताकतें हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। ये फॉर्म डिजाइन के थ्रू ये डिजाइन बनाएंगे तो 6 ताकतें बनेगी हमारी। 6 ताकतों में पहली ताकत है हमारी मिट्टी। मिट्टी को ताकतवर बनाना होगा। ये मिट्टी में ताकतवर बनाने के लिए पशुपालन करने होंगे हमको। हमने पशुपालन किया तो हमें उससे गोबर मिलेगा। गोबर में बहुत बड़े पैमाने पे जीवाणुओं का भंडार छिपा हुआ है। हमने ये डालना ही बंद कर दिया, तो जीवाणुओं का कारखाना ही बंद कर दिया। हम समझे कि वो कंपनियों का खाद लेने से सब बन जाएगा, नहीं बनेगा। हमने खो दिया है, अपना बहुत बड़ा खाद खो दिया है उनके विज्ञान को अपनाकर। तो हमें उससे अलौकिक खाद, एक खाद होता है जिसमें हम गोबर में गौमूत्र डालते हैं, गोबर में गुड़ डालते हैं, गोबर में गोकृपा अमृत डालते हैं। तो एक ट्राली में हम करीब 30 लीटर गोमूत्र डालते हैं, क्योंकि गोमूत्र मेरा घर का है। 2% हिस्से में मैंने पशुपालन किया, 1 एकड़ के पीछे 1 गाय, तो हमें आसानी से उतना उपलब्ध हो जाता है गोमूत्र। तो गोमूत्र का, इसका इस्तेमाल करने से कई फायदे हुए। जमीन में फंगस आना बंद हो गया। जमीन में कई प्रकार के जो फंगस से आने वाले रोग है, जैसे करपा वगैरह, ये सारे बंद हो गए। हम वाइल्ड ग्रास बोलते हैं जिसको, हुमनी बोलते हैं, हुमनी का पूरा संतुलन हो गया कि वो अब हमारी फसलों में नुकसान नहीं होता। ये गोमूत्र डालने की वजह से इतना उम्दा खाद बना। यानी गोमूत्र सब सिर्फ एक ही जगह बह के नहीं निकला, पूरे खेत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया। इस तरह से हमने अलौकिक खाद बनाया। दूसरा, गोकृपा अमृत बनाया। तीसरा, हमने गोसंजोग खाद बनाया। चौथा, हमने बीज का उपचार करना सीख लिया। इनसे बीज जब उपचारित करते हैं तो वो बहुत ही सदृढ़ता से आगे बढ़ता है। तो हमने बीजोपचार के लिए 1 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, 1 किलो मिट्टी, जो मिट्टी जंगल की, आधा लीटर गोमूत्र, 300 ग्राम गुड़, पानी के घोल में डाल के इसकी रबड़ी बना दी, और वो रबड़ी बीजों को लगा के गुड़ उससे चिपक जाता है सब ये पूरा। इस तरह से हमने वो बीजोपचार किया। जब मेरे यहाँ गाय है तो मैं उसको बना पाया, वो ना होती तो मुझे समझ में नहीं आता ये। तो इतने महान है हमारे पशु, पशुओं के उपयोग करने की स्किल को हमने भुला दिया ये पाश्चिमात्य विज्ञान के आगे। हमें फिर से नेचर की तरफ जाके इनके उपयोग को करना। तो इन खादों का हमने निर्माण किया, इन बीजों का उपचारित करने के सिस्टम को अपनाया। फिर वह ठीक है, कीट नियंत्रण प्रारंभिक दौर में मुझे अग्रसर हो रहा हूँ, तो कीट नियंत्रण के सिंपल 3 फार्मूले बनाए। इसके अलावा कोई चीज हम तो करते ही नहीं, लेकिन कोई शुरुआत कर रहा है तो इन 3 के सहारे सफलतापूर्वक वो आगे जा सकता है। हमने एक स्प्रे बनाया कि वो स्प्रे का छिड़काव करना है जो पूरी तरह से प्रकृति से मिला हुआ है। हमने मिट्टी का स्प्रे किया। 200 लीटर पानी में
20 किलो मिट्टी का घोल बना के वो घोल छान के वो पानी में डाल दिया, यानी मिट्टी का घोल, और 1 किलो अरंडी का तेल डाल दिया उसमें, आधा लीटर हल्दी का पाउडर डाल दिया, और वो घोल तुरंत उसी समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सुंदर एक स्प्रेइंग सिस्टम बनाया कि जो प्रकृति पूरक हो, जिसमें किसी का भी अहित न हो, लेकिन संतुलन बनाने के लिए किया। किसी अलग प्रांतों में किसी को तेला करते हैं, महुआ करते हैं, इस टाइप के रोग आते हैं, सुंडियों का प्रकोप होता है, सभी के ऊपर इसकी ये दवा कार्यरत होती है, ऐसा काम करती है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि तेलिया महुआ का गला कितना बारीक, हम मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल को खाता है, तो वो मिट्टी जाके उसके गले में अटक जाती है। असंतुलित अगर हो गया, संतुलन में आपको इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आपके असंतुलित कोई दिखे तो इसका उपयोग करना है। सफेद मक्खी कितना बारीक उसका गला है, फसल को तो चूसती है हमारी, जब चूसने जाती है तो मिट्टी उसके गले में जाके अटक जाती है और वो अपने आप संतुलित हो जाती है। इस तरह से मिट्टी से संतुलन ये बनाने की स्किल को हमने अवगत किया। अब दूसरा हमने किया कि छाछ का स्प्रे, उसका छाछ का स्प्रे भी किया और छाछ का ड्रेंचिंग भी किया, तो हमारे जमीन में जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है वो भी कम हुई और उसमें तरोताजगी आ गई फसलों में। वो 45 दिन तक, आज स्प्रे मार दिया तो 45 दिन तक हरी भरी दिखती है हमको फसल छाछ के स्प्रे से। तीसरा काम किया हमने, गोमूत्र का स्प्रे किया, गोमूत्र का ड्रेंचिंग किया। ये तीन ही से आप सफलता से आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हमारे पास में ही है, स्वावलंबी क्रिया है, आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने ये खादें बनाई और इस तरह से कीट नियंत्रण प्रणाली को विकसित किया। दूसरा इस काम हमने किया कि धरती को मजबूत बनाने के लिए उसके सिद्धांतों को समझा कि 30% भूभाग में पेड़ होने चाहिए, तो हमने पेड़ों का निर्माण किया और 30% भूभाग में हमने पेड़ लगाए। 10% हिस्से में हर 250-250 फीट के ऊपर एक एक कतार लगाई, जिसमें बायोडायवर्सिटी की बड़े पेड़ लगाए, उनका डिस्टेंस रखा 30 फीट। वो बड़े पेड़ों में नीम का भी पेड़ लिया, आम का भी पेड़ लिया, जामुन का भी पेड़ लिया, कटहल का भी पेड़ लिया, उसमें पीपल का भी पेड़ लिया, तो पूरी पेड़ों की एक श्रृंखला बायोडायवर्सिटी की बनाई। वो 250-250 फीट के ऊपर लगाई कि पूरे खेत के में एक माइक्रो क्लाइमेट बने। और 20% हिस्सों में फलों के पेड़ लगाए, जो फल हमारे वातावरण में अच्छे आते हैं उनका चयन किया। तो हमारी 16 एकड़ भूमि है, तो 3 एकड़ में हमने सिर्फ इन फलों का ही निर्माण किया। उसमें मौसम्बी लगाई, उसमें कटहल लगाए, उसमें अमरूद लगाए। इस तरह से वो भविष्य में मेरे आमदनी का बहुत बढ़िया जरिया बनेगा और पेड़ों का पॉपुलेशन ये 30% में आ गया। हम बोलते हैं प्रकृति के भूभाग पे 33% पेड़ होने चाहिए, तो जंगल के और हमारे खेत के पेड़ मिलके ये क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे। इस तरह से हमने 33% हिस्से में पेड़ों का निर्माण किया। ये निर्माण जब तक नहीं होगा, आप सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते कृषि में। आप कई समस्याएं हमारे सामने आएगी। हमने पेड़ों का निर्माण 20% जो किया, वो फलों के पेड़ आज हमें बेहतर उपज देने लगे। मौसम्बी, क्वालिटी की मौसम्बी आ रही है, वो पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा निर्मित की हुई है, तो उसका अपना वैल्यू है। वो जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में उसके कई हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं उससे। कटहल हमारा उम्दा है, हमारा वो। और बायोडायवर्सिटी में हर प्रकार के पेड़ लगाए हैं। 2 बड़े पेड़ों के बीच में छोटे पेड़, जैसे नींबू है, संतरा है, करौंदा है, सीताफल है, इस टाइप के पेड़, हर टाइप का फल मिल रहा है। तो यही व्यवस्था हमें आगे बढ़ाती है। स्वास्थ्य के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोण से हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये पेड़ों का निर्माण हम करते हैं तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है उसको शोषण करने का एक नया सिस्टम हमने तैयार कर दिया और वातावरण में ऑक्सीजन फैलाने का सिस्टम। तो मैंने जो जीव जंतु जीवाणु निर्माण किए पशुपालन से, उनको जीने का अधिकार मिला पेड़ों के वजह से, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। उनकी पॉपुलेशन बढ़ के उनकी डेड बॉडी अब मिट्टी में मिली, तो सब प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मुझे अवेलेबल हुए। इस तरह से ये बहुत सुंदर व्यवस्थाओं को हमें निर्माण करने के लिए समाज को भी जागरूक कराना होगा कि ये तुम्हारे लिए हो रहा है, तो तुम पूरे सहयोग के साथ किसान के साथ आगे बढ़ो। किसान को हर तरह से
उसको अधर में मत लटकाओ। उसको ये मेहनत करने के लिए उसको बहुत बड़ा द्रव्य की जरूरत होती है, तो उसके माल की उचित कीमत दो, तो आपको अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो पेड़ों का निर्माण किया तो पक्षियों की तादाद बढ़ी। अब पक्षियों की तादाद इस कदर बढ़ी कि उनके द्वारा जो कीट नियंत्रण हुआ, तो धीरे धीरे मेरे पीठ पे का जो स्प्रे का पंप है वो ही गायब हो गया। सारा कीट नियंत्रण वो ही कर डालते हैं। कीट नियंत्रण तो करते ही है विष्टाओं के रूप में, 365 दिन खाद गिरते रहता है जमीन पे, तो फर्टिलिटी अपने आप बढ़ती है। तो जीवों की डेड बॉडियों से, पक्षियों की विष्टाओं से इस तरह से ये खाद मिलने लगे। चौथा काम किया हमने, ग्रीन मैन्योर बनाने की स्किल को विकसित किया कि नहीं, 3 साल में एक बार धरती पर ग्रीन मैन्योर बनना ही चाहिए। अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमने फलों के बगीचे लगाए, उसमें हमने कोई फसल लेने की लालच नहीं की, लालच हमें डुबा देता है। हमने वो फलों के बगीचे में सिर्फ ग्रीन मैन्योर लिया और अब उसमें टमाटर लगाए हैं, यानी एक ही फसल आई, लेकिन वो 300 से 500 क्विंटल तक हमें उपज मिलती है टमाटर की। अब 20 रुपया किलो भी जाए तो मुझे जीने का आधार तो बहुत बड़ा मिल गया है। लेकिन कब मिला? जब मैंने बायोमास से, ग्रीन मैन्योर से, हरी खाद से पहले माँ को ताकत दी, फिर टमाटर लिया, तो एक ही टमाटर की फसल में मेरा काम बन गया। तो हमें इस सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि ग्रीन मैन्योर क्यों जरूरी है, धरती के ताकत के लिए जरूरी है। जैसे गोबर खाद में के जीव जंतु जीवाणु है, उनको भोजन चाहिए बायोमास के रूप में, तो हमें हरी खाद ये धरती में मिलाना ही होगा, तब हमारी धरती ताकतवर बनेगी। इसके विज्ञान के हर पहलुओं को समझ के आगे बढ़ना होगा हमको। अब जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो इसको आसान तरीके से बनाने का तरीका सीख लिया कि इसका वजन ज्यादा कैसे मिले। तो हमने हरी खाद में 8 किलो बाजरा लिया, 6 किलो बरबटी ली और 10 किलो बोरू या ढैंचा लिया, इनको मिला लिया और हाथ से फेंक दिया बारिश आने के पहले। उसको हल चला, उससे मिला दिया बखर से, वो मिट्टी में मिल गया। बारिश आते ही 5-5, 6-6 फीट का हो गया, काट के हमने मल्चिंग कर दिया, उसको सड़ने दिया। अच्छा सड़ने के बाद मिला दिया और अभी सितंबर में उसमें टमाटर लगा देंगे वहां पे। तो मैंने धरती को बनाया। अरहर की फसल लेते हैं, 12 फीट की दूरी रखते हैं, उसके बीच में हरी खाद लेते हैं। अरहर इसलिए ली कि माँ तू ताकतवर बन जा, तू ताकतवर बनेगी तो मैं ताकतवर रहूंगा। हर तरफ माँ का ख्याल है। जब मैं माँ का ख्याल रखता हूँ तो माँ मेरा ख्याल रखती है। माँ बेटे में कंपटीशन लगा हुआ है। मैं माँ को बोलता हूँ माँ तू ज्यादा ले, और माँ बोलती है बेटा तू ज्यादा ले। कैसे ज्यादा? 300-300, 500-500 क्विंटल बिना स्प्रे के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के माँ मुझे टमाटर दे रही है। 10 से 15 क्विंटल तक मुझे अरहर की फसल मिल रही है। जब इतना माँ दे रही है तो ये रिलेशंस का आधार यानी एग्रीकल्चर है। ये बात को पहले समझ लो कि एग्रीकल्चर के मीनिंग क्या होते हैं, इसका मायने क्या रखता है कृषि का। तो कृषि का मायना यह है कि माँ के साथ संबंधों का निर्वाह करना सीख जाए हम। तो ये हमने माँ के साथ के संबंधों का निर्माण किया, ये 4 के माध्यम से, कि ये 4 के माध्यम से कि माँ तू ताकतवर बन जाए 4 के माध्यम से, फिर मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह से हमने धरती को बनाया। दूसरा काम किया हमने पानी का निर्माण, कि सारे सजीवों को, इतने सजीव मैंने निर्माण कर दिए हैं धरती में, तो इनको सबको पानी लगेगा। पेड़ों को भी, वनस्पतियों को भी, जीव जंतुओं को भी, पशुओं को भी, आदमियों को भी, पक्षियों को, सबको पानी लगेगा। मुझे वो शुद्ध पानी तैयार करना था। तो मैंने पानी को 4 तरीके से रोका। पहले तो कुदरती खेती की, यानी भविष्य की कुदरती खेती कैसे हो, पानी रोक कर हो। मैंने कुदरती खेती की तो 40% पानी पहले मेरा आकलन था। अब यह आकलन हो गया 70%, कि हम कुदरती खेती करते हैं तो 70% पानी जमीनों के अंदर छेद करने वाले इतने गहरे जीवाणु जीव होते हैं कि वो जीव 40-40 फीट गहरे छेद कर देते हैं, वो छेदों से ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 70% पानी नेचुरल फार्मिंग से सेव किया। कंटूर फार्मिंग सीखी, उससे पानी को रोका। फिर हमने एक ट्रेंचिंग सिस्टम बनाई। वो ट्रेंचिंग सिस्टम को, जिधर ढाल है वहां पे हम 4 फीट गहरा नाली बनाते हैं, 4 फीट चौड़ी, 4 फीट गहरी, 80 फीट तक ले जाते हैं। फीट का व्यवस्था, उसका जो दूरी का व्यवस्था है वो जमीन के ढाल के अनुरूप होती है।
तो 80 फीट तक हमारा पानी बैलेंस में भर के रहता है, लेकिन ढाल हो तो इसको कम ज्यादा किया जा सकता है, ढाल ना हो तो बड़ी भी कर सकते हैं। वो ट्रेंचेस बनाए 4 फीट गहरे, और उसको 80 फीट के बाद में लॉकिंग कर दिया। लॉकिंग की जगह पे हमने 1 फुट खोदा और पत्थर से उसको पिचिंग कर दिया। मैंने कहा कि ज्ञान, योजकता और श्रम के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पता था ये पानी मैं ऐसे रोकूंगा तो ही ये पानी जमीन के अंदर जाएगा। तो पहले तो सारे जीव जंतु जीवाणु रोक रहे हैं मेरे पानी को, फिर ये 4 फीट की ट्रेन से रोक दिया पानी को, तो ये पानी अब बह के नहीं जाता। तो खेत का पानी खेत में 100% इन ट्रेंचों ने रोक दिया। अब 100% रोक दिया, इसका मायने क्या हुआ? मैंने 1 सेंटीमीटर बारिश 1 हेक्टेयर जमीन पे होती है, तो मैंने 1 लाख लीटर का निर्माण कर दिया। अब 1 लाख लीटर का निर्माण कर दिया, 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी 1 हेक्टेयर में मैंने 1 करोड़ लीटर पानी तैयार कर दिया। अब पानी किन किन माध्यम से तैयार होता है? मेरे इन विधियों से ही नहीं होता। तो मैंने जो 500 पेड़ लगाए हैं, तो कोई पेड़ 50 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर डालता है, तो कोई 1 करोड़ डालता है, तो कोई 5 लाख डालता है, तो कोई 1 लाख डालता है। ये सारे पेड़, मेरी विधियां मिलके ये जमीन का पानी जमीन के अंदर, जगह का पानी जगह के अंदर, इस तरह से वाटर टेबल ऊंचा लाने का। मई महीने में, आज के 15 साल पहले मेरा कुआं आधा घंटा चलता था, अब मई महीने में 24 घंटे। मेरा पानी कहाँ जाता है ये पता नहीं, लेकिन पेड़ों का रिसाव निरंतर वर्ष भर चल रहा है, जड़ों के माध्यम से वातावरण के बाष्प को लेकर वो जमीन के अंदर छोड़ रहा है। इसलिए पेड़ मेरे लिए पानी बना रहे हैं, मेरा श्रम मेरा पानी बना रहा है, मेरे नेचुरल फार्मिंग मेरे जीव जंतु पानी बना रहे हैं। तो इनका सबका जीने का आधार ही हमारा आगे आने वाले पानी का एक आधार बनेगा। इसीलिए कृषि के विज्ञान के पहले इन रहस्यों को समझ ले कि ये क्यों जरूरत है, हमें क्यों इसकी जरूरी है। इस तरह से हम लोगों ने पानी का निर्माण किया। जब ये पानी का निर्माण हुआ तो जमीन में एक मॉइस्चर सिस्टम तैयार हुआ। मॉइस्चर सिस्टम में हमारे जमीन में जीव जंतु जीवाणु की तादाद और बढ़ती है। अगर सूखी जमीन हो तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके वजह से एक मॉइस्चर सिस्टम तैयार हुआ। वो मॉइस्चर सिस्टम से, एक पानी के मॉइस्चर सिस्टम से फिर से जीव जंतु जीवाणु, यानी देखिए कैसे लिंक है इनके एक में के जुड़े हुए। इस तरह से हमको ये व्यवस्थाओं को समझ के एग्रीकल्चर की डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी। तीसरा काम हमने किया कि मेरे यहाँ, मेरे जलवायु में जो अच्छा पकता है, अच्छा बिकता है और कम खर्च लगता है, ऐसे बीजों का निर्माण मुझे करना चाहिए। तो मैंने एक एक बीजों का निर्माण ढूंढते ढूंढते एक एक बीजों का निर्माण कर लिया। उसकी काफी स्टडी की। मेरे यहाँ मिर्च नहीं होती तो मुझे मिर्च के पीछे नहीं लगना है। मेरे यहाँ टमाटर बहुत अच्छा होता है, टमाटर लेना चाहिए मुझे। मेरे यहाँ चना बहुत अच्छा होता है तो चना लेना चाहिए। मेरे यहाँ कद्दू बहुत अच्छा होता है तो कद्दू का बीज। इसको फिर बीजों को संरक्षित करने के लिए ढूंढे इनके बीजों को और इनके बीजों को बनाया। इस तरह से बीजों के विषय में आत्मनिर्भरता आ गई। तो मैंने कहा स्वावलंबन हमें कब आएगी? जब मेरे अपने बीज होंगे, मेरा अपना खाद होगा, मेरा अपना कीट नियंत्रण सिस्टम होगा, तब ये व्यवस्थाओं के तहत हम बढ़िया ढंग से अपने खेती को उन्नत कर पाएंगे। इस तरह से बीजों का, अलग अलग बीजों का निर्माण किया। जो बीज मेरे खेती में अच्छे पकते हैं, अच्छे बनते हैं, उन बीजों को ढूंढकर उन बीजों का, तो हर किसान का ये दायित्व बन जाता है कि वो ऐसे बीजों की खेती करे जो उसे लाभदायी हो। कोई भी नेचुरल फार्मिंग में कोई भी लगाना ये सही नहीं है। मेरे यहाँ लौकी अच्छी आती है तो लौकी का बीज मुझे ढूंढना होगा, लौकी का बीज ढूंढ मिल जाएंगे। हमने अभी पपीता, मैं गढ़चिरौली में आदिवासी किसानों के साथ काम करता हूँ, गहरे जंगल में गया तो वहां सैकड़ों सालों से एक पपीते की प्रजाति वो लगा रहे हैं। इतनी मीठी थी वो पपीते की प्रजाति, मैंने लाई, उसमें रोग प्रतिकारक क्षमता भी है और वो पपीते के बीज मैंने बना लिया। तो ऐसे पपीता, अब मैंने 2 पेड़ों के बीच में पपीता भी लगा दिया है। इस तरह से पपीता, देसी पपीता आने वाले कल में मुझे स्वावलंबन की, मैं बाजार से लेता हूं तो उसको लाखों रुपए किलो के रेट है उस पपीते के। ये तो निःशुल्क में मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायी और मीठा फल जो मिल रहा है। तो हमें ऐसे ढूंढने पड़ेंगे एक एक बीज को, मेहनत से हमें तैयार करना होगा, क्योंकि व्यवसायों को बहुत बिगाड़ दिया है हमने। इस तरह से बीजों का निर्माण ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथे बिंदु पे हम जाते हैं। प्रकृति ने जलवायु के अनुरूप
हर बीजों का निर्माण किया है। तो हमें फसल के चक्र को ऐसा बनाना होगा कि जलवायु के अनुरूप हो। जैसे फूल गोभी को प्रकृति ने उसको ठंड का समय दिया है, व्यापार व्यवस्था के तहत हम गर्मियों में भी उगाने लगे और बारिश में भी उगाने लगे। नहीं, ये व्यवस्था नहीं, उसके लिए नेचर ने एक विशिष्ट तापमान दिया है, वो तापमान में ही आपको इसको उगाना होगा। तो अगर आपने बारिश में, यहाँ ठीक है शिमला में हिमाचल में गर्मियों में जम जाएगी गोभी, लेकिन यहाँ नहीं जमेगी बाकी मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में सर्दियों में ही फूल गोभी उगाना चाहिए और सर्दियों में ही खाना चाहिए। लेकिन खाना है तो सर्दियों की उगाई हुई सूखी करके ही खाना चाहिए। इस तरह से ये रहस्यों को समझना है हमको कि अब बारिश में हमें फूल गोभी नहीं लेना है, हमें मार्केटिंग करना है तो हम उसको सर्दियों में उगाएंगे। अगर ज्यादा उपज हुई तो हम उसको सुखाकर फिर किसी को बारिश में खाना है तो सूखी हुई गोभी उनको खिलाएंगे। तो गोभी उचित समय में उगाई हुई गोभी हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद होगी, न कि वो बारिश में और गर्मियों में उगाई हुई। इसीलिए ये रहस्य को हमको समझना होगा। बैंगन को समय नहीं दिया है नेचर ने बारिश का, बारिश में बैंगन ना खाओ। तो इसका एक 12 महीने का हम लोगों ने चार्ट बना रखा है कि कौन से महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए। वो चार्ट को हम आंखों के सामने ले लेते हैं तो 250 पैटर्न बन गए उसके। 250 यानी मुझे जून से सितंबर तक क्या लगाना है, सितंबर से फरवरी तक क्या लगाना है, फरवरी से जून तक क्या लगाना है। तो ये पूरा एक चार्ट तैयार हुआ और वो चार्ट के आधार पे आज हमको बहुत शीघ्रता से हम देख लेते हैं और इमीडिएट उसकी प्लानिंग हो जाती है। तो मैंने कहा कि नॉलेज, प्लानिंग और लेबर, ये 3 के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे हम लोगों ने, अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग चौलाफली लेते हैं तो ये चौलाफली धरती के लिए बलवान करने के लिए है। इसको मई महीने में हम लगाते हैं, अप्रैल मई में। वो पानी को कंट्रोल पे लगाते हैं, कंट्रोल पे लगाने से पानी भी वहां रुक जाता है और कंट्रोल में जुलाई में समाप्त हो जाती है ज्यादा पानी जमा हो जाने से। लेकिन पानी हमारी फसल महत्वपूर्ण नहीं थी, चौला से हमारी जमीन को ताकतवर बनाना। लेकिन मई में लगाई तो जून महीने तक उसकी हमें उपज मिलते रही। अब अप्रैल में, मई में लगाया तो जून जुलाई ये 2 महीने की उपज हमको मिल जाती है, फिर पानी से अपने आप उगल जाती है। लेकिन वो गल के धरती को मजबूत बनाती है और उसमें 25 से 30 क्विंटल उपज मिलती है। लेकिन अप्रैल मई में लगाई तो उसको हमें दाम मिलते हैं 40 से 50 रुपए किलो के। तो दाम भी मिल गए, वो बायोमास जमीन में मिल गया। उसने फिर बचे हुए सितंबर तक पानी को रोका कंट्रोल से। इस तरह से उसने पानी भी पैदा कर दिया। तो फसल की तकनीक, लगाने की, बुआई की, कौन से समय में लगाने से हमें पैसा भी मिलेगा, धरती को भी बनाएगी, पानी को बनाएगी। उसमें फिर लगाते हैं हम प्याज। तो उसने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है उतना बायोमास धरती में मिला है तो प्याज की उम्दा की उपज मिलती है। तो हम प्याज को देखा कि मुझे कौन से प्याज से अच्छी उपज मिलती है। तो मुझे समझ में आया कि गीली प्याज बेचने से, पत्ती वाली प्याज बेचने से सूखी प्याज से पैसा ज्यादा होता है। तो मैंने उसका समय निर्धारण किया कई सालों के अभ्यास के बाद कि मुझे ये समझ में आया 5 अक्टूबर की लगाई हुई प्याज, पत्ती की प्याज मुझे सबसे ज्यादा पैसा दिया है। 5 अक्टूबर की प्याज 200 से 250 क्विंटल पत्ती की उपज होती है और वो 30 से 40 रुपए किलो बिकती है। तो मैंने उसके बाद में उस पर प्याज लगाई। तो हमें फसल के चक्र को समझना होगा। अब जब 200 से 250 क्विंटल होगी, 20 रुपए किलो भी गई, तो आपको तो किसी भी धान में नहीं मिलेगा, किसी सोयाबीन में नहीं, किसी कपास में नहीं। तो मैंने धरती के साथ, पानी के साथ संबंधों का निर्वाह करके मैंने एक फसल चक्र बनाया। इस तरह से कई फसल चक्र बनाए। कद्दू लिए, कद्दू अप्रैल में लगा दिए। अप्रैल में लगाने के बाद वो कद्दू में फिर मैंने वहां पे धनिया लगा दिया कद्दू के ऊपर, क्योंकि अक्टूबर में लगाई हुई चीज सबसे महंगी रहती है, क्योंकि लोगों की जमीनें खाली नहीं होती। अक्टूबर में लगाए हुए प्याज की सबसे ज्यादा कीमत मिलती है, टमाटर की सबसे ज्यादा कीमत मिलती है। इस तरह से एक फसल चक्र बहु विविधता से रंगा हुआ ऐसा फसल चक्र बना है। लेकिन सब अपने अपने जगह पे एक एक फसल अलग अलग है। पूरे खेत में एक समय में 6-7 फसलें मेरी खड़ी रहती है, एक जगह पे नहीं रहती, सब अलग अलग दिशाओं में खड़ी रहती है। इस तरह से बहुविविधता, बायोडायवर्सिटी फसलों की आ गई। चौथा काम जी हमने जी किया, आदरणीय। पांचवा काम जी हमने जी श्रम शास्त्र को समझा। पांचवा काम श्रम शास्त्र को समझा कि सारे जीव जंतु ये सब श्रम कर रहे हैं किसके लिए, धरती के लिए, कि धरती हरी भरी रहे। इसलिए
ये इनके श्रम को समझकर इनका श्रम मैंने इसका उपभोग करने का स्किल समझ लिया। इंसान के श्रम का भी सही मूल्य चुकाने का एक उसका सिस्टम बना है। इस तरह से श्रम शास्त्र, ये 5 के द्वारा जो फिर मेरी उपज हुई तो उसको मार्केटिंग की स्किल बनाई। मार्केटिंग की स्किल में 3 प्रिंसिपल बनाए मैंने। मार्केटिंग में 3 प्रिंसिपल मेरे लिए बहुत लाभदायी हुई। पहला प्रिंसिपल है क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज। एकदम उचित माल जाएगा कस्टमर तक, जिसमें एक भी कंकड़ न मिले, ऐसी क्वालिटी बनाई। दूसरा क्वांटिटी बनाई कि क्वांटिटी के बिना मैं मार्केटिंग नहीं कर सकूंगा, तो हर चीज की एक क्वांटिटी बनाई। और तीसरा क्वालिटी बनाई, क्वांटिटी बनाई और वैरायटी बनाई। तो ये 3 प्रिंसिपल है मार्केटिंग के कि क्वालिटी, क्वांटिटी, वैरायटी। इसके सहारे हम मार्केटिंग में सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मेरे खेती के अनुभवों को मैंने आपके सामने कुछ समय में आपके सामने विशद किया। लंबा विज्ञान है, गहरी बात है, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि पूर्ण बात को नहीं रख पाता इतने समय में। जो समझ आई वो आपके सामने रख दी। धन्यवाद। अब किसी के सवाल जवाब जी हो तो आप जी वो पूछ जी, सकते आदरणीय आदरणीय हमारी आज के मुख्य वक्ता जी आदरणीय शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये रखा है कि आज को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए भविष्य की जो हमारी जैविक खेती या भविष्य की खेती कैसी होगी, उसका एक सुंदर चित्रांकन किया है। और वो चित्रांकन भी अपने अनुभवों के आधार पर किया है। वो अनुभव जो उन्होंने कई वर्षों से अर्जित किए हैं, और उसके फल, ये अनुभव एक तरह से फल ही हैं जिसको हम अपने खेतों में लागू कर सकते हैं। आपने मिट्टी, पानी, पर्यावरण, भोजन की सुव्यवस्था को एक पुनर्संयोजन वाली खेती, जिसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कह सकते हैं, कि इन सभी के अच्छे संयोजन से, इन सभी के अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाते हुए हम खेती करेंगे तो यही हमारे स्वर्णिम भविष्य की, अच्छे भविष्य की शुरुआत है। इस तरह की खेती हम आगे कर सकेंगे। और हमने पूर्व में भी, समय काफ़ी हो गया, तो पूर्व में भी मेरे ख्याल से बड़े समय के अंतराल पहले भी आपको सुना, और जब आपको सुना तो लगा कि एक आप स्वयं में एक व्यक्ति न होकर के ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन आप स्वयं में है। आपने पानी के संरक्षण की बात की, पानी के संरक्षण की नहीं, निर्माण की बात की कि कैसे पानी निर्मित हो सकता है, कैसे हम मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। वैसे कहने में निर्माण मिट्टी का कहना बड़ा कठिन है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति को देख करके ये निर्माण शब्द बड़ा ही सुंदर भी है। और ये बात भी है कि जो हम विध्वंस कर रहे हैं उसकी अपेक्षा हम निर्माण पर आगे ध्यान दें। आपने गहरा जंगल, ऊंचा पानी, फैले खेत और फसलों की अगवानी की बात की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहुंचता, क्योंकि प्रश्न संभवतः ज़्यादा होंगे, समय कम है। तो सबसे पहले तो मैं पहुंचता हूं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, वहां आदरणीय पवन सर से मैं निवेदन करता हूं कि वो आप इस वार्तालाप में शामिल हों। स्वागत है। जी, धन्यवाद। आज की चर्चा, आज के मुख्य वक्त बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो प्रकृति का जो तंत्र है उसके बारे में, उसकी जो वर्तमान समस्याएं हैं और उसके जो भविष्य के लिए हमें करने की जरूरत है, किसान को अपने व्यक्तिगत खेत में और शायद सामूहिक रूप से भी कहीं पर काम करने की जरूरत है। जो भी किसान इस तरह से सामूहिकता से काम करेंगे, इसमें मुझे लगता है कि शायद उनको सफलता ज्यादा मिलेगी। हालांकि ये वाला जो मुद्दा है सामूहिकता वाला, जरा सी जटिल भी है, मुश्किल भी है। और मैं, मेरे अनुभव में ऐसे एग्रो इकोसिस्टम्स में जहाँ एकल फसलें पर ही जोर है और केवल आपके कैश आधारित व्यवस्था पर ही जोर है, तो वहां पर जो बाकी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज्यादा समस्या से वही किसान आने वाले समय पर
अपनी मिट्टी पानी के ह्रास की वजह से और पर्यावरण के ह्रास की वजह से जूझने वाले हैं। आगे मतलब ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मुझे एक आध चीज में टिप्पणी यह भी करनी है कि हमने इस मंच पर पहले भी पूछा है, प्रश्न किया है, और ये हुई है कि किसान कौन है। जब ये आज की तारीख में हम आज का परिवेश देखते हैं तो हम ये समझने का प्रयास करें कि किसान कौन, खेती में जो काम कर रहा है क्या वो किसान उसी को ही माने, या केवल जो किसान अपनी खेती बटाई में दे दे रहा है और अपने आप को किसान कह रहा है, क्या उसको किसान माने या नहीं माने। ये परिभाषा भी मेरे ख्याल से आज के परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि कुछ जगह पर इस सबके वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं कि उसने अपनी खेती में बुआई की, खाद डाली, बस उसके बाद फिर बाकी समय ज्यादातर समय ताश खेलने में, इधर उधर की चीजों करने पर लगाया। जो काम उसको खेती में करना चाहिए था, जो धरती माता के लिए वापस देने वाले कार्य थे, उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इसको हम इस तरह से कितने लोग इस तरह से जो कर रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मतलब जो आपने बातें बताई हैं उसके लिए हमें क्या प्रयास करने की जरूरत है। एक तो ये बात। नंबर दूसरी जो बात है वो ये है कि जो उपभोक्ता की जो मांगे हैं कि मुझे बेमौसम की सब्जी चाहिए, और वो कैसे भी चाहिए, वो चाहे कितनी भी महंगी हो, ऐसी भी डिमांड जब आती है तो फिर किसान को लगता है कि इसमें तो ज्यादा पैसा है, तो मुझे ये चीज उगाने की जरूरत है। और सरकार भी उस चीज को प्रोत्साहित करती है कि हाँ आप बेमौसमी सब्जी उगाओ और उससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब ध्येय जो है केवल पैसे कमाने के ऊपर है। तो ये जो ध्येय का फोकस शिफ्ट हो गया है केवल पैसे की तरफ, और पर्यावरण, मिट्टी, पानी, इसकी तरफ जो होना चाहिए था वो उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है, जैसे मिट्टी में और पानी में कमी आ रही है। तो इस चीज के लिए हमें क्या व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। तीसरा, जो हम आजकल हम हर एक चीज में इसको हम देख रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन का पैटर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम हर एक चीज में प्लास्टिक, उसकी पैकिंग, इतना ज्यादा उसका ह्रास हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं वापस किसी न किसी रूप में धरती में वापस देखने को मिल रहा है। वो माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में दिख रहा है, वो एक कॉकटेल के रूप में दिख रहा है, और ये सब चीजों का एक कॉकटेल फिर वो नदियों में जा रहा है। नदियों का पानी अगर इस्तेमाल हो रहा है सिंचाई में, तो किसान के घर में भी, चाहे वो खेती, जैविक खेती ही कर रहा हो, तो वहां पर भी इसका एक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीजों का जो हमारा एक दूसरा पहलू है, इसके लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस विषय पर एक दिन और जब भी समय हो तो हम इन विषयों पर भी चर्चा करें, तो इसका एक समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास हो सकता है। तो ये कुछ मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, जो परिस्थिति है उसको देखते हैं। बाकी जो काम आप कर रहे हैं, और हाँ, मिट्टी और पानी को जब तक कि हम भगवान का दर्जा नहीं देंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, और भविष्य को भी देखते हुए इसको एक लिविंग बीइंग का के रूप में नहीं मानेंगे, मतलब भगवान तो हम क्या कहें, मतलब एक लिविंग बीइंग कि उसकी अपनी एक व्यवस्था है, उसमें भी एक जीवन है, उसमें भी एक हम कहते हैं कि जीवन दायिनी नदी, हम कहते हैं मिट्टी में भगवान है। तो इस तरह से जब इस चीज को, इसका दर्शन हम सभी तरह से इसको समझेंगे नहीं, तब तक के बहुत सारे लोग इस तरफ नहीं जुड़ेंगे, और उनका जो मन में केवल इसको, मिट्टी और पानी को केवल वो कैश उत्पादन के रूप में ही तक ही सीमित रहेगा। ऐसा मेरा अभी तक के जो मानसिकता है, उसके अध्ययन करने के बाद में इसको समझ के साथ में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब प्रश्न भी है, तो आपके प्रश्न और बहुत सारे और भी प्रश्न मैं देख रहा हूँ हैंड रेज्ड हैं, तो उनको भी समय देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ, और ये अनुरोध के साथ कि इन विषयों पर हम आने वाले दिनों पर और चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद सर। आपने एक खिड़की खोली है जिससे जो वर्तमान परिस्थिति है खेती की और हमारे पर्यावरण की, हमारी समूची व्यवस्था की, वो उसकी परिस्थिति से पारिस्थितिक जो संतुलन कैसे आगे बढ़े, इस तरफ ये प्रश्न जाते हैं। और जो अनुरोध के साथ आदरणीय जिससे कि आने वाले समय में इन जो उत्सुकता है इस पर आप अवश्य ही समाधान देंगे। और इसी क्रम में आदरणीय रोमाना, अच्छा ये आदरणीय रोमाना खातून जी, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना प्रश्न रखिएगा।
जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका प्रश्न। धन्यवाद विनय जी। शर्मा सर ने बहुत ही अच्छी बात रखी है और सर मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप कृषि वैज्ञानिक तो हो, लेकिन कृषि वैज्ञानिक यानी बड़े पैमाने में बोलूं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉपी पेस्ट वाले और एक होते हैं इनोवेशन वाले। निश्चित आप इनोवेटिव कृषि वैज्ञानिक हो, इसलिए आपका विशेष अभिनंदन। सर दो बहुत महत्व के सूत्र आपने बताए कि माँ बेटे का ख्याल रखे तो बेटा माँ का ख्याल रखता। यह जो चक्र आपने बताया जमीन का और क्या उपज का, और दूसरा जो बहुत महत्व का सूत्र आपने बताया कि क्वालिटी क्वांटिटी और वेराइटी, ये मार्केटिंग का सूत्र है करके, ये निश्चित रूप से दो सूत्र भी अगर हम समझते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। सर मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि आपका इतना अनुभव और ये जो सब आपने बताया, और आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ चंद्रपुर में आदि लोगों के साथ में काम कर रहे हो, तो ऐसे में यह जो आपने समझ निकाली है और ये सूत्र प्रचारित प्रसारित करने के लिए क्या क्या आपने मतलब स्कीम्स योजनाएं बनाई है और उसका क्या फलित आया है आजू बाजू के किसानों में, या क्योंकि यवतमाल एक ऐसा जिला है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे पीड़ित किसान हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, उसमें सफलताएं क्या हुई है और अगर नहीं हुई तो अड़चने क्या है, मार्गदर्शन। जी, सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमें मिट्टी के साथ के संबंधों को समझकर पहले वर्ष से ही प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैंने उनको ग्रीन मैन्योर के साथ, गोबर की खाद के उपयोग के साथ, कि आपको मान लो 3 महीने प्रतीक्षा करनी होगी, पहले प्रतीक्षा कीजिए आप। लेकिन प्रतीक्षा नहीं कर सकते आप, तो अरहर या कॉटन के साथ आप उसका अंतर बढ़ा दीजिए। आप उसका अंतर 12 फीट रख दीजिए, उसके बीच में 2 जॉइंट लाइन बनाइए, 2 फीट की, 2.5 फीट की जॉइंट लाइन बना के 8 फीट के इसमें उसमें ग्रीन मैन्योर लो, तो आपको पहले साल से धरती के साथ संबंध चालू हो जाएगा। वो कपास को सूर्य प्रकाश हवा भरपूर मिलेगी तो उसकी पैदावार मिलेगी। अरहर में भी अगर आपने यही अंतर रख के लिया तो अरहर की पैदावार बढ़ेगी। लेकिन अगर आप में साहस है कि 3-4 महीने में से प्रतीक्षा कर सकता हूँ और मेरे पास पानी सिंचाई की व्यवस्था है, तो वो सिंचाई वाले किसानों को कहा कि आप सिर्फ ग्रीन मैन्योर लेके उसके बाद में दूसरी फसल लो। तो हमने आदिवासी किसानों को उसका पूरा गणित जमाया कि आपको धान में कितना पैसा मिलता है। हर किसान की खेती घाटे में थी। मैंने लगा यार आपके हर की घाटे में है, तो पहले माँ की चिंता करो, पहले माँ के लिए आप कुछ करो। तो मैंने उनको ग्रीन मैन्योर लगाने लगाया और अक्टूबर में वहां मेथी लगाने लगा दी। मेथी के ऊपर फिर दूसरी फसलें लगाने लगा दी। ये ऐसे 3-4, तो एक मेथी के उपज से ही, मेथी के फसल से ही उसके 2 टाइम धान लेता है, दोनों टाइम मुना घाटे में जाता है, लेकिन एक ही टाइम की मेथी से वो मुनाफे में चले गया। उसका ग्रीन मैन्योर बनाने का भी पूरा खर्चा निकल गया। इस तरह से एक ही फसल से उसने, क्योंकि 5 अक्टूबर की लगाई हुई मेथी सबसे महंगी बिकती है, उन लोगों की बढ़िया जम गई और उनकी मेथी 100 रुपए किलो तक बिकी, मेथी की पत्ती की सब्जी। तो इस तरह से हमें पहले वर्ष में ज्ञान से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलती है। पवन जी ने बहुत सुंदर बात की कि हमें एक समस्या की, ऑड सीजन में खाने की हमारी मनोवृत्ति बढ़ गई है। तो मैं कहता हूँ कि बैंगन अगर सर्दियों में ज्यादा होता है तो हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि उसको सुखाकर उसको हम बारिश में या खिला सके, तो 12 महीने वो बैंगन की सब्जी खा सकेगा। तो मार्केटिंग में ये भी हमको समझना पड़ेगा। इस ढंग से मार्केटिंग के साथ जमीन की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाने के साथ ये स्किल को अवलंब करेंगे तो हम सही दिशा में जाएंगे। जी हाँ, निश्चित सर, निश्चित ही। और इसी के साथ आदरणीय सिंगोरिया इंटरप्राइजेस से जो भी बंधु हैं वो अपना प्रश्न रखें और कम समय में रखें तो अच्छा रहेगा। जी, संभवतः वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है और मैं पुनः लौटना चाहूँगा। जी, स्वागत है। जी, मैं लगभग 2013 से जैविक खेती कर रहा कृपया हूँ। परिचय, कृपया नाम भी बताइएगा। मैं भगवान सिंह सिंगोरिया, जिला रायसेन से, मध्य प्रदेश। जी। मैं 2013 से जैविक खेती कर रहा हूँ, लेकिन उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। तो आज ये श्री सुभाष जी को सुना तो थोड़ा उत्साहवर्धन हुआ। जी, तो मैं चाहता हूँ श्री सुभाष जी का यदि कॉन्टेक्ट नंबर
उपलब्ध हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, हेलो। निश्चित ही मैं आदरणीय रंजना जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे जो नंबर्स की व्यवस्था है उस तरफ जी। आगे आप ध्यान देंगे। और जी मेरे को जी, और इसमें ग्रुप में जोड़ दिए जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी आदरणीय भैया, आपका नंबर चैट बॉक्स में नाम के साथ भेज दीजिए लिखकर। जी उसमें चैट आप बॉक्स में आप ग्रुप मैसेज में नहीं जुड़े आया। हुए हैं, जी कौन से ग्रुप में आपको याद ग्रुप में नहीं है। जोड़ दिया गया है। जी 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 कौन सा जिस ग्रुप दिन है आपने जी? बोला था उसी दिन जोड़ दिया था। जी जी ग्रुप कौन सा? मैं उसमें काफी ग्रुप है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा युगहार है। ग्रुप 1, जी 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 युगहार जी ग्रुप जी 1। जी 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 ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, और मैं आपकी वार्ता के साथ ही वापस लौटता हूँ और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास कि वो अपनी शब्दों को आयाम दें इस वार्ता के अनुसार, और तत्पश्चात समापन के लिए आदरणीय रंजना जी बहन तक। बहुत बहुत साधुवाद। और आज हमारे डॉक्टर रोशनलाल राउत जी केबी के बालाघाट से जो है उन्होंने आज योग क्लास ली, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे वैज्ञानिक स्वयं योग क्लास लेने लगे हैं युगहार में जुड़ करके। जो मार्गदर्शन देने किसानों को आए थे और वो योग का भी मार्गदर्शन देने लगे, योग भी सिखाने लगे, बड़े कुशल योग शिक्षक बन गए हैं, इसलिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आज हमारे आदरणीय सुभाष जी के को सुना, और सुन करके बिल्कुल एक जो धरातल की बात है, जो अनुभव की बात है, जो जमीन जो बोल रही है, जमीन जो मांग रही है, हमारी धरती माता, उसको जो आवश्यकता है और किसान को वो करना चाहिए, वह हमने सब अनुभव सुना। और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम आपका अनुभव सुने। सदन में उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों का हम जो है आभार ज्ञापित करते हैं, और निश्चित हम जो है आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विषयों पर हम संवाद कर रहे हैं, हम अनुभव सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं। हम तो जो भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, सहभागी और सहयोगी बन रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर प्रणाम। ओम। जी, धन्यवाद सर। वैसे तो आपने आभार कर ही लिया, तथापि मैं आदरणीय रंजना बहन जी तक पहुंचता हूं और कहता हूं आज की अनुभवों की जो बात है वो भविष्य की खुशियां बिखेरें इन्हीं शब्दों के साथ आपके पास, और आप समापन करें कृपया। हाँ जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। और आज हमारी योग सत्र बहुत सुंदर रहा। पहले सत्र में हमने योग किया तो अतिशय सुंदर योग सत्र भी हुआ। द्वितीय सत्र में हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता सुभाष शर्मा जी बहुत अच्छे से उन्होंने आज भविष्य में नैसर्गिक खेती क्यों करनी जरूरी है, तो उनका जो अनुभव है बहुत ही सुंदर अनुभव। और उनका जो है प्रशिक्षण भी, वो आजकल वहां पर अपने फार्म पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो अलग अलग उन्होंने तो ये विषय भी नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे विषय के साथ वो जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे विषय उनके छूट गए हैं। तो हमें उनको और भी सुनना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा देवी खेती का हमारा बहुत ज्ञान भरा हुआ है और उनका अनुभव बहुत दान का है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ और भी एक दिन आप समय निकाल कर, क्योंकि वो हर बार वो मैं जब कॉल करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं पर विजिट पर रहते हैं, कहीं पर प्रशिक्षण देना है, कहीं उनकी यहाँ प्रशिक्षण, और तो इसलिए वो व्यस्तता बहुत रहती है। फिर भी आज हमारे योगाहार मंच पर आज उपस्थित हुए आपका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और जो हमारे साथ सुबह 5:30 बजे से सभी भाई बहन जुड़े हैं, आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। और योगाहार कार्यक्रम को ऐसे ही निरंतर हम सेवा रूप में कार्य करें और सहभागी हो जाए, और यही कामना करती हूँ। और यही पर विराम देते हैं। सबका आभार, सबको धन्यवाद। जी योग